विदेशियों को बाहर निकालने के बाद चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना इकट्ठी की और मगध पर आक्रमण कर दिया। महावंश की टीका के अनुसार सीमांत प्रदेशों से पुनः अपना विजय अभियान शुरू करने के बाद जब चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेनाएं राज्य के मध्यवर्ती भाग की ओर बढ़ने लगीं, तो पुनः चंद्रगुप्त और चाणक्य ने रणनीति संबंधी एक गलती कर दी थी। उन्होंने जीते हुए प्रदेशों में सैनिक टुकड़ियां नहीं छोड़ी, जिसके कारण उनमें विद्रोह होने लगे। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने पुनः अपनी नीति में संशोधन किया और अब वे जैसे जैसे प्रदेशों को जीतते गए, वहां पर अपनी सेनाएं भी नियुक्त करते चले गए। अंत में उन्होंने पाटलिपुत्र पर घेरा डाला और धनानंद को मार डाला। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार उन्होंने नंद राजा को नहीं मारा। इस ग्रंथ का कहना है कि चाणक्य हिमवत कूट गया और वहां के राजा परवतक से संधि की। इसके बाद चंद्रगुप्त ने प्रांतों को जीतते हुए विजय अभियान आरंभ किया और नंद देश का विध्वंस कर डाला, पाटलिपुत्र पर पुनः घेरा डाला और अंत में नंद राजा ने जब समर्पण किया तो उसका वध न करके उसे एक रथ में आवश्यक सामग्री के साथ चले जाने की अनुमति दे दी। पूर्व संधि के अनुसार जीता हुआ राज्य और संपदा चाणक्य और राजा प्रवर्तक में आधी आधी बांटी जानी थी, किंतु इसी समय एक विष कन्या के संसर्ग से राजा प्रवर्तक की मृत्यु हो गई और इस प्रकार चंद्रगुप्त नंद और प्रवर्तक दोनों के राज्य का स्वामी बन गया। मुद्रा राक्षस में भी इस बात का उल्लेख है कि नंद राजा को परास्त करने के कार्य में चंद्रगुप्त को प्रवर्तक ने सहयोग प्रदान किया। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त और प्रवर्तक की भारी सेनाओं ने प्रलय के समुद्र की भांति कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र को घेर लिया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासनारोहण लगभग 322 ईसा पूर्व में हुआ था। नंद राजा को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही एक ऐसे साम्राज्य का एक क्षत्र नरेश बन गया जो नंद के साम्राज्य से भी बहुत बड़ा था, क्योंकि उसमें सिंधु नदी तक पंचनद देश भी सम्मिलित था। मगध विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पराजय एवं मौर्य साम्राज्य का हिंदुकुश पर्वत तक विस्तार। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि सिकंदर के साम्राज्य विभाजन के लिए उसके सेनापतियों के मध्य संघर्ष हुआ था। यह संघर्ष मुख्य रूप से एंटीगोनस एवं सेल्यूकस के मध्य लंबे समय तक चलता रहा। अंततः इस युद्ध में सेल्यूकस विजयी रहा और 306 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ तथा उसने निकेटर अर्थात विजयी की उपाधि धारण की। वह अपने स्वामी सिकंदर के भारत विजय के स्वप्न को पूरा करना चाहता था। अतः 305-304 ईसा पूर्व में काबुल के मार्ग से होते हुए सिंधु नदी को पार कर भारतवर्ष पर उसने आक्रमण कर दिया। किंतु इस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी थीं। भारतीय राजनीति के रंगमंच का नायक अब चंद्रगुप्त मौर्य था। युद्ध में भारतीय सम्राट के सम्मुख यूनानी आक्रांता को पराजय का मुख देखना पड़ा और उसे विवश होकर संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। सेल्यूकस की इस पराजय का स्पष्ट उल्लेख यूनानी लेखकों ने नहीं किया है, केवल संधि की शर्तों का उल्लेख किया है। उसे अपने 4 प्रांत एरिया अर्कोसिया, गेड्रोसिया तथा पेरोपेनिसदाई अर्थात हेरात, कंधार, मकरान और काबुल चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़े। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया
और एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भी अब से पाटलिपुत्र के दरबार में रहने लगा। चंद्रगुप्त ने बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। संधि की उपयुक्त शर्तों को देखते हुए प्रतीत होता है कि सेल्यूकस इस युद्ध में पूरी तरह पराजित हुआ था। इस प्रकार इस युद्ध को पुरु की पराजय का भारतीय प्रतिशोध माना जा सकता है। इस युद्ध के बाद भारतीय साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत तक फैल गया। स्मिथ के अनुसार भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज लंबे समय तक प्रयत्न करते रहे और जिसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त न कर सके थे। अधिकांश विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त ने न केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र एवं गंगा के मैदान पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपितु पश्चिमी भारत एवं दक्षिण के क्षेत्रों पर भी उसका नियंत्रण था। रुद्रदामन के 150 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय प्रांताधिकारी पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ चंद्रगुप्त द्वारा ही जीते गए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त के पूर्ववर्ती नंदों के अधीन ये क्षेत्र नहीं थे। सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी उसका अधिकार रहा होगा। जैन साहित्य में चंद्रगुप्त को अवंती का शासक बताया गया है तथा अशोक के समय अवंती राष्ट्र एक अलग प्रांत के रूप में ज्ञात होता है। परवर्ती स्रोतों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का दक्षिण भारत पर भी वर्चस्व था। संगम ग्रंथों में प्रारंभिक तमिल लेखकों द्वारा मोरियार का उल्लेख मौर्यों का प्रतीक है, जिसका दक्षिण में संपर्क हुआ था। जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला चला गया। वहीं तपस्या करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। इससे भी यह संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र चंद्रगुप्त के अधीन रहा होगा। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बू द्वीप का एक क्षत्र सम्राट कहा गया है। इसी प्रकार मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त को हिमालय से दक्षिणी समुद्र तक सभी राजाओं का आश्रयदाता कहा गया है। कश्मीर, नेपाल एवं बंगाल विजय का श्रेय भी चंद्रगुप्त को दिया जा सकता है। राजतरंगिणी में अशोक को कश्मीर का शासक स्वीकार किया गया है तथा बौद्ध साहित्य में अशोक द्वारा नेपाल में ललित पाटन नामक नगर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। जैसा कि सुविदित है कि अशोक ने कलिंग विजय के अतिरिक्त कोई अन्य विजय नहीं की थी तथा उसके पिता बिंदुसार की भी कोई विजय प्रमाणित नहीं होती। अतः वीसी पांडे की मान्यता है कि कश्मीर एवं नेपाल विजय का श्रेय भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाना चाहिए। बंगाल पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य के संकेत महास्थान अभिलेख से प्राप्त होते हैं। यह अभिलेख प्रारंभिक मौर्य लिपि में उत्कीर्ण है तथा इसमें काकिनी मुद्रा का उल्लेख भी प्राप्त होता है, जिसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार हिंदू कुश से लेकर बंगाल तथा हिमालय से मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य एक विजेता एवं साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, वरन वह एक कुशल एवं योग्य प्रशासक भी था। उसने भारत के इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीकरण के प्रयोग किए, जिसके अंतर्गत पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैले हुए मौर्य साम्राज्य को एक सुसंगठित समान शासन व्यवस्था के अधीन व्यवस्थित किया। उसके द्वारा किए गए सफल प्रयोग आने वाले काल में साम्राज्यों के प्रशासन के आधार बने। इसका श्रेय चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा
कौटिल्य की अद्भुत राजनीतिक दृष्टि को दिया जा सकता है। H.C. रायचौधरी कहते हैं कि चंद्रगुप्त युद्ध में जितना स्फूर्तिवान था, शांति की कला में उतना ही कर्मठ था। नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में चंद्रगुप्त ने जिस योग्यता का परिचय दिया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य योद्धा राजाओं से वह बहुत अधिक श्रेष्ठ था। उसने जनता की सुख समृद्धि और सभ्यता की उन्नति के लिए अनेक उपाय किए। उसके अधीन मंत्रियों का चुनाव योग्यता और चरित्र के आधार पर होता था। न्याय की व्यवस्था समता के आधार पर प्रतिष्ठित थी। नगर प्रशासन कुशल था। संभवतः नौसेना ने जलदस्युओं का दमन कर दिया था, इसलिए यात्रियों और सारथों के लिए मार्ग निरापद हो चुके थे। दास प्रथा पर भी अंकुश लगाया गया था। मौर्य प्रशासन की चर्चा हम अलग से एक व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही।